ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कह रहा है ये? एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 15 विद द मिरर द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा जब आपतित किरण एक समतल दर्पण पर 15 डिग्री के कोण पे आ रही है। सबसे पहले तो आप सिचुएशंस देखिए कि सिचुएशन चल क्या रही है। देखो, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई मिरर है, ठीक है। मैं ये मिरर बना देता हूँ, ये मिरर बन गया, ठीक है। अब ये मिरर है तो मैं इसका वो जो है नॉर्मल भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब ये क्या जानना चाह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कि चलो मैं इसी से बना देता हूँ, कलर बदल के, चलो ब्लैक ही कर लेते हैं। ओके, तो ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई वो आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई। क्लियर है? ये आई इंसिडेंट रे और आके ये ऐसे निकल गई होगी। भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जो एंगल बन रहा है ये वो यहाँ से बन रहा है। देखिए वो कह रहा है ना, दर्पण के साथ बन रहा है, मिरर के साथ बन रहा है, कितना 15 डिग्री, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं कि इस वाली रे के साथ और इस वाली रे के साथ क्या एंगल बनेगा। देखो ये 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, 15, 90 में से 15 गए तो कितने बचे? 75। तो अंदर ये वाला जो एंगल है वो है 75 का। क्लियर है? अब हम क्या जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 75, है ना? हम नहीं जानते क्या? तो रिफ्लेक्टेड रे, वो सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो 75 + 75 कितने हो गए? 75 + 75, ये हो गया 150। यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों रे के बीच का ही एंगल पूछ रहा है। क्लियर है? तो आंसर आ गया 150, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर, यानी कि एक दर्पण है जिससे सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखिए हम क्या जानते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में? हम जानते हैं जो m होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज, मैं VH लिख देता हूँ, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट बन रही है इमेज, वर्चुअल बन रही है, इसलिए दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी V भी पॉजिटिव और U भी पॉजिटिव। ये हाइट की बात चल रही है, ये रियल वाले V और H, U और V और U नहीं है, समझ रहे हैं? यानी मान लीजिए कि यहाँ कोई मिरर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो नापते हैं, मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं है, ये वाला U नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं इसकी हाइट कितनी है उसे, ठीक है। और जो इमेज बनेगी यहाँ पे वो कितनी है। क्लियर है? तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो m कितना आ जाएगा? विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव में पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जो क्या जानना चाह रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज़। देखिए फोकल लेंथ के बारे में आप जानिए कि फोकल लेंथ असल में होती क्या है। अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए, मुश्किल ही मिलेगा भाई, यहाँ है नहीं, चलिए फिर भी मैं हाथ से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। फोकल लेंथ का मतलब है कि जहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे मिल रही हैं या रियल में आके मिल जाएं। जैसे इन केस ऑफ दिस, तो फोकल लेंथ क्या है? अगर यहाँ से जो रेज आ रही हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिल जाएंगी, ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हमारे पास कॉन्वेक्स है तब क्या होगा? तो हमें यहाँ पे जहाँ से लगें कि जहाँ तक मिल जाएंगी, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मिलेंगी तो है नहीं, लेकिन हमें पीछे लौटाने पे ऐसा लगेगा कि यहाँ आके मिल जाएंगी, तो ये क्या हो गया? ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, ये वाली इसकी कॉनकेव की हो जाएगी, ये कॉन्वेक्स की हो जाएगी, ये अवतल की, ये उत्तल की। लेकिन ये पूछ रहे हैं किसकी? प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर पे आ जाइए आप। प्लेन मिरर के केस में क्या होगा? देखिए क्या होगा, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इस पे जो रेज आएंगी ये आ रही हैं और ये जैसी की जैसी आ रही हैं ना, वैसी की वैसी ही लौट जाएंगी, यानी ये कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगी। अब कहीं पे जाके जब ये मिलेंगी ही नहीं तो हम ये मान लेते हैं कि ये इन्फिनाइट पे जाके मिल जाएंगी, और इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों। ये जानना चाहते हैं ए मिरर हैविंग अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र किसका विस्तरित होता है। तो ये एक रटने वाला भी क्वेश्चन है और हम जानते भी हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, जो ऐसा होता है ना, मैं अच्छा नहीं बना पाया हूँ, फिर से अच्छा बना देता हूँ इसे। उत्तल दर्पण यानी ऐसा वाला जो दर्पण होता है, मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, उसके अंदर सारे के सारे इमेजेस कैसी बनती हैं, छोटी बनती हैं। सारी इमेज छोटी बनने की वजह से उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ट्रक भी इसके अंदर कैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से, है ना। यानी ये बहुत बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखा देता है, तो फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाता है। इसका सीधा सीधा सा आंसर आप लगा सकते हैं, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है ये, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के दोनों परावर्तक प्रिज्म के बीच का कोण क्या होता है। देखो, हम क्या जानते हैं प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा प्रिज्म होता है, हम तो यही जानते हैं। और हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि कोई भी लाइट रे ऐसे आती है, अंदर से ऐसे होती है, फिर निकल जाती है, फिर आती है, फिर निकल जाती है, फिर आती है, फिर निकल जाती है। ये इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, लेकिन जो होता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, या जिसे कहें टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, उसके अंदर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है। तो उसके अंदर क्या होता है भाई साहब, उसके अंदर कुछ कुछ ऐसा होता है गुरु। ओहो, अब मैं इसे बना तो नहीं पाऊंगा, लेकिन बन जाए तो अच्छी बात है। बन जा, ऐसा मत करे भाई। चलिए, लगभग मान लो कि बन गया। ठीक है, देखो, तो ये पूछ रहे हैं कि इस वाली और इस वाली के बीच में एंगल कितना है, दिख ही रहा है 90 है, तो आंसर तो 90 है ही। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, क्यों इसे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं, क्यों इसे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बोलते हैं। देखो, तो मैं आपके लिए रेज ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अच्छा, इसके लिए कलर भी ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो रेज आएंगी यहाँ पे, यहाँ अंदर वाले पे टकराएंगी, फिर ये भी अंदर वाले पे टकराएंगी, ये भी अंदर वाले पे टकराएंगी, ये भी अंदर वाले पे टकराएंगी। असल में यहाँ पे होता क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो अप्लाई हो जाता है, और इस वजह से जो रेज हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आ जाती हैं। अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। ये देखिए, आ गई वापस। ठीक है, ये आ गई वापस। ठीक है, ये वापस आ गई, है ना। इसी को क्या बोल रहे हैं, टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, है ना। इसमें जो है वर्ण विक्षेपण वाली घटना नहीं होती है, 7 रंगों में विभक्त वाली होने वाली घटना नहीं होती है। इसे क्या बोलते हैं, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। और दोनों के एंगल बीच का कितना होता है, 90। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है, तो 90 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्चुअल इमेज इज़ वन विच। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो आभासी इमेज है वो क्या होती है। देखो, एक चीज़ समझ लो आप, वर्चुअल इमेज कब बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में बनती है, उत्तल दर्पण के अंदर बनती है मोस्टली। वैसे तो वहाँ पे भी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत सुंदर नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मान लो। ठीक है, ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण विच इज़ कॉन्वेक्स। तो होगा क्या, ठीक है, यहाँ से आएंगी, यूँ निकल जाएंगी, यहाँ से आएंगी, यूँ निकल जाएंगी। अब मेरी एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमेशा डाइवर्ज हो रही हैं, और डाइवर्ज होने की वजह से आप कभी भी ये जज ही नहीं कर पाएंगे ये काटेंगी कहाँ। जहाँ पे जाके काटेंगी वही इमेज बनेगी। असल में ये कभी काटेंगी ही नहीं, तो इमेज बन नहीं पाएगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इमेजनरी बन रही है। क्यों? क्योंकि इसे हम पीछे की तरफ मान लेते हैं कि यहाँ से आ रही है, तो इमेज को हम यहाँ मान लेते हैं। असल में तो नहीं बन रही ना, यहाँ पे बन तो कहीं और रही है। तो कभी स्क्रीन पे ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। जब तक रिफ्लेक्शन के बाद वो काटेंगी नहीं, हम उसका कभी भी इमेज जो है पर्दे पे ले ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि असल में वो कभी काट ही नहीं रही है ना। जबकि कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि वो काट जाती हैं, है ना। यहाँ पे काट गई, यहाँ पे आप स्क्रीन लगा दो, आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, विच कैन वी टेक ऑन अ स्क्रीन, कैन नॉट बी, ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है ये? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मैटर इट कैन प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है? आप सभी का ज़्यादातर आंसर लिखा है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आप हीटिंग इफेक्ट तो जानते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं कि भाई हीटिंग इफेक्ट तो ये देती ही है। हीटिंग इफेक्ट तो दे रही है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। थर्मोडायनेमिज्म भी देखा है हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, ये जानते हैं हम। अब केमिकल इफेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या केमिकल इफेक्ट देती है आप सभी जानते हैं, और जब मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे ओ गलती हो गई। देखो, आपको मैं याद दिलाता हूँ, रिएक्शंस को याद करिए। कौन सी रिएक्शन को? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को याद करिए। जब आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को याद करते हैं, हालांकि हम बायो के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रिएक्शन याद होगी, बहुत फेमस रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो किस में होती है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के बिना वो जो रिएक्शन है वो नहीं होती, इसीलिए वो रात में रिएक्शन नहीं होती है। अब हमारी एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे? केमिकल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही है क्या? कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। तो लाइट जो है वो केमिकल भी प्रोड्यूस करती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव। एवर की जगह क्या आएगा? एबव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऊपर वाला ऑप्शन और समझा देते तो अच्छा होता, विच इज़ मैकेनिकल इफेक्ट। देखिए, हमें कभी पढ़ाया नहीं गया कि लाइट जो है वो मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। 2018 में जो नोबेल दिया गया है वो इसी चीज़ पे दिया गया है कि लाइट कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को हम पहले से भी जानते हैं, इसका वेरिफिकेशन भी है, लेकिन इस चीज़ के लिए नोबेल दिया गया है। उनने इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है। साइंटिस्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ, कई साल हो गए, अब मेरे को याद नहीं है। तो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है लाइट, इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके उन्होंने कोई डिवाइस बनाई है, इससे फोटोन्स निकल सकते हैं। खैर, कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा? देखो, जब हम रेडिएशंस पढ़ते हैं, रेडिएशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि रेडिएशन का प्रेशर निकालते हैं वहाँ पे, है ना। डिफ्यूज रेडिएशन पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रेडिएशन का प्रेशर कितना है। अब एक बात बताइए, जब रेडिएशन प्रेशर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जाहिर है मैकेनिकल इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसका आपको वेरिफिकेशन चाहिए तो देखो, फोटोन है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? मैं कलर बदल देता हूँ, ठीक है। फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, क्लियर है? फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, और अगर हम इसे आइंस्टीन के इक्वल रख दें, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर की इक्वल रख दूँ, तो यहाँ मास तो आ रहा है। अब अगर मास आ रहा है तो जाहिर है प्रेशर भी आ जाएगा। प्रेशर आ जाएगा तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो दबाव डालेगा। दबाव डालने का मतलब है कि यहाँ पे मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एयर इज़ नॉट विजिबल बिकॉज इट इज़ नियरली, क्या कह रहा है ये? कैसा क्वेश्चन दे दिया भाई? इज़ नियरली अ परफेक्टली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस नाइदर एब्जॉर्ब नॉट, ये तो चलो ठीक है कि भाई ना एब्जॉर्ब करती है ना रिफ्लेक्ट करती है। ट्रांसमिट होल ऑफ लाइट, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द एविल, एविल क्या होता है भाई? ऑल ऑफ द एबव। ऊपर वाला क्या कह रहा है? इज़ नियरली ए परफेक्टली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ देखो, एयर इज़ नॉट विजिबल, ये जानना चाह रहे हैं कि एयर यार हमें दिखती क्यों नहीं है? तो जाहिर है कि जो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को ना तो एब्जॉर्ब करते हैं ना रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ कब दिखाई देती है? हमें कोई चीज़ तब दिखाई देती है जब लाइट रे उस पर इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों तक पहुंच जाए। अब ये रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रहे हैं, पूरी की पूरी लाइट को ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, तो हमें दिखेगा कैसे? तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा हो गया नाइदर ऑब्जर्व, तीसरा है ट्रांसमिट ऑफ लाइट। पहला और तीसरा ऑप्शन एक ही है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे ये देखना पड़ेगा हालांकि, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू क्लियरली व्यू ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स, यानी निम्न में से किसमें अवरोध के बावजूद देखा जा सकता है? अब देखो, ये इसका वैसे आंसर मैं आपको बता दूं, पेरिस्कोप है। सॉरी, इसका आंसर है पेरिस्कोप। क्यों है पेरिस्कोप? देखिए, पेरिस्कोप में क्या होता है कि आप छुपके भी देख सकते हैं। आपको बता दूं, ये इतना इम्पोर्टेंट डिवाइस था, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमने इसी की सहायता से, यानी इसकी हेल्प से
युद्ध जीत लिया था। आप जानते हैं कैसे कि पेरिस्कोप एक काम करता है। मान लीजिए आप सबमरीन में हैं, ठीक है, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे बना नहीं पाऊँगा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सरफेस है, ठीक है, काय की सरफेस है, समंदर की, और इसमें आप कहीं अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, सबमरीन के अंदर हैं। और ये मान के चलिए कि मैं बना देता हूँ वैसे यहाँ पे कहीं पे बोट आ रही है, ठीक है, ये बोट आ रही है। पुराने ज़माने में तो पता चलता नहीं था, अब तो खैर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रडार वडार हैं, जिससे पता कर लेते हैं। पुराने ज़माने में हमारे पास पता नहीं था कि बोट आ रही है, तो हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते थे। पेरिस्कोप क्या करता है, देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बना पाऊँ तब है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके होता है। आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बना पाऊँगा, ठीक है, ऐसे। अब मान लीजिए कि आप जो है वो यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये मैं बता रहा हूँ, पूरी वर्किंग सब बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे क्या है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्कोप है। अब जब यहाँ से देखेंगे ना तो ये जो नाव है ना वो आपको नीचे से ही दिख जाएगी, अंदर आप तो पानी में है, पानी में अंदर ही आपको नाव दिख जाएगी ऊपर, यानी आपने पेरिस्कोप निकाल के ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर से ही आप देख लेंगे कि नाव आ रही है, हल्का सा पानी में से निकाला और देख लेंगे कि नाव आ रही है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा तो एक बॉक्स के अंदर होता है, बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है। चलिए मैं इसे दूसरे कलर में कर देता हूँ, रेड में कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, और ये मिरर लग गया। अब क्या होगा कि वहाँ से चलने वाली जो लाइट रेज़ हैं वो इस मिरर पे टकराएंगी, ठीक है, यहाँ से चलने वाली जो लाइट रेज़ हैं वो ऐसे ऐसे आएंगी। मैं इसे हल्का कर दे रहा हूँ, ज़्यादा हो गया है ये थोड़ा सा, हाँ, ये लाइट रेज़ आएंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे। अब क्योंकि ये 45 डिग्री पे होता है तो जाहिर है बिल्कुल नीचे की तरफ भेज देंगे इन लाइट रेज को, ये लाइट रेज इस तरफ चलेंगी, ठीक है, ये ऐसे चलेंगी। और क्योंकि हम बहुत होशियार हैं इसलिए हम अगले एक और मिरर को 45 डिग्री पे यहाँ लगा देते हैं। मैं जो है रेड कलर में ही बना देता हूँ, यहाँ पे एक और मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है, क्या जाहिर सी बात है कि ये जो लाइट रे फिर से टकरा के किधर आ जाएंगे, इस तरफ। क्लियर है, ये तो मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म समझा दी कि यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट रे चलेंगी और यहाँ पे 45 डिग्री पे एक मिरर लगा रहता है, उससे टकरा के नीचे आ जाएंगी और इससे टकरा के यहाँ पे आ जाएंगी। ये है पेरिस्कोप की वर्किंग, समझ गए। इसे आप अब देखिए सामने तो अवरोध है ना, लेकिन फिर भी आप उसे देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं कि नहीं। इसका इस्तेमाल आप जो है किस में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल जो है आप, अब तो मैं आपको बताऊँ ना एक बात और, अब तो ये मान के चलिए कि ये क्यों नहीं आ रहा, ये है ना, ये आ नहीं रहा है। अब तो ये मानिए कि ये वाली जो चीज़ है ना, अब तो ये भी हटने लग गई है। अब तो बस सीधे इसी में कर देते हैं। कैसा आने लग गया है, यानी ऐसा ऐसा, बस इसमें यहीं होल कर लेते हैं और इसी के सामने 45 डिग्री पे लगा देते हैं और एक होल यहाँ कर लेते हैं ताकि अंदर लाइट आ सके। बस आपको अब ये इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ज़माने में होता था लेकिन अब नहीं है। बस एक इतना बड़ा होता है पेरिस्कोप, है ना। तो आप इसे ओवस्टिकेशन से भी देख सकते हैं। इसका अगर मैं आपको एक और वो बताऊँ, ये स्लाइड आगे कैसे बढ़ती है आई डोंट नो, लेकिन चलो कोई बात, यहाँ से बढ़ती है शायद, ओके बढ़ गई। देखो इसमें एक और चीज़ आपको बताऊँ कि ओवस्टिकेशन के साथ कैसे देख सकते हैं। आप कहेंगे सर समझ गए, आगे बताओ। हम समझ गए, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी देखो समझ लो। अरे यार, ये मान लीजिए दीवार है, ऐसे मान लो कि ये दीवार है, ठीक है, या ऐसे मान लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दीवार है, दीवार के बाहर कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है आपको इसे देखना है तो आप क्या करेंगे, वही पेरिस्कोप लगा दो,
ठीक है, मैंने तो देखा है ऐसे, मैंने इस्तेमाल भी किया है, मेरी लैब में था ये पेरिस्कोप। आपके में था कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स होता है, एक यहाँ। अब होगा क्या, वही इससे चलने वाली प्रकार लाइट रेज जो हैं, यहाँ पे एक वो लगा देंगे मिरर ऐसा टेढ़ा, जिससे लाइट रेज इस तरफ चलेंगी, और फिर एक यहाँ लगा देंगे, यहाँ से देख लेंगे। यानी आप दीवार के इस तरफ होते हुए भी इस आदमी को देख पाएंगे, है ना। तो बीच में तो ऑब्स्टिकेशन है कि नहीं, फिर भी देख पा रहे हैं। यही है पेरिस्कोप की वर्किंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्पिक्ट्स रिफ्लेक्शन केस ऑफ प्लेन मिरर इंसिडेंट एट 40। यानी कि जो ये प्लेन मिरर 40 डिग्री पे है, और इनमें से कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। देखो इसके लिए आपको क्या करना होता है, हालांकि ये ज़्यादातर लोगों ने गलत कर दिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों गलत कर दिया। इजी क्वेश्चन है। देखो इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना क्या होता है, पहले आप ये जानें। मैं इसके लिए एक फिगर बना दे रहा हूँ। देखो सब में क्या हो रहा है, मैं पहले फिगर बना दे रहा हूँ। सबकी फिगर एक जैसी बनी हुई है, ठीक है, यही बनी हुई है, ऐसी तो बनी हुई है, सबकी ऐसी बनी हुई है। ऑफ कोर्स इसमें एक ये नॉर्मल और है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैं ब्लू ले लेता हूँ। आपको ये पता करना है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लगा के चारों में, इसमें चारों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल के आपको बस ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिर क्या करना है, ये 90 दे रखा है, ये 90 हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है 40। इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम आपके पास 180 हो जाए। जिस वाली भी फिगर में, वही फिगर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। आपको क्या करना है, आपको बस ये अंदर वाला, ये वाला जो एंगल है, मैं इसके लिए देखो इधर देखो, ये दिख रहा है हाथ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये 90 दे रखा है, ये 90 हो जाएगा। इधर देखो, इधर ये कितना हो जाएगा, ये तो 40 दे रखा है, ये 90, तो आपको ये वाला ऐड करना है 40 + 90 + दिस कितना हो जाना चाहिए 180। क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ और फिर से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखो मैं इसे ऐड कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये थोड़ी सी टूट फूट हो गई है। अब देखो पहली वाली फिगर को लेते हैं, ये एंगल कितना है 50 है ना, ये 50 है, ये पूरा कितना है 90 में से 50 घटा दो 40, ये आ गया आपका इंसिडेंस एंगल आई आ गया निकल के 40। अब जितना आई है उतना ही आर आ जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, आई = आर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना। तो ये 40, तो ये 40, और फिर से देखिए मैंने अच्छे से नहीं बनाया, सॉरी, ये भी 40 हो जाएगा, ये 40, तो ये 40, तो फिर ये कितना, ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 90 है ही, और ये 40 दे रखा है। ऐड करो 90 + 40 + 50 कितना हो गया, 5 40 90 90 180, ये आपका हो गया 180। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं भाई हमें तो अगला भी चेक करना है, तो ठीक है, ये तो आप समझ गए ना। मैं अब अगला बना दे रहा हूँ, इसी पेज पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा के फिर से देखिए, आपको एक और चेक करना है, तो उस केस में मैं आपको एक और चेक करा दे रहा हूँ, फिर आप बाकी की खुद चेक कर लेना, ठीक है। ये तो तुक्के से पहला सही हो गया है। चलिए दूसरा वाला चेक, ये सी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सी देखो, कोई बात नहीं, रेड से बना देना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ओके ठीक है, और ये इसकी बना दे रहे हैं एक, ये ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, दूसरे वाले में कितना है 30, ये 30 दे रखा है इसमें, तो आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये 30 हो जाएगा आई = आर से। तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 30 घटा दो 60, ये 90, ये 40, 90 + 40 + 60, ये 190 निकल के आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग। क्लियर है, मेरी बात समझ गए। ऐसे आप बाकी के दो का और चेक कर लीजिए, वो दोनों रॉन्ग निकल के आएंगे, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या जानना चाह रहे हैं ये, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम डिपेंड्स ऑन।
किस पे डिपेंड करती है? वैक्यूम की बात चल रही है तो सीधा सीधा सा इसका आंसर है, वैक्यूम में ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना आपकी वेवलेंथ चेंज होती है। तो और एम्पलीट्यूड से तो कोई मतलब वैसे भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये किसी और मीडियम में होती तो v बराबर क्या होता है, c अपॉन म्यू। तो वहाँ पे चेंजेस होते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपके लिए यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि बात वैक्यूम की हो रही है तो यहाँ पे कोई बदलाव आपका नहीं होगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्या जानना चाह रहे हैं ये? द नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। इजी क्वेश्चन है, वैसे तो आप इसका बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ही कर देंगे। देखो ये क्या जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, और वो पैरेलल हैं, ठीक है। तो उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उनकी कितनी इमेजेस बनेंगी? जाहिर है इनफानाइट बन जाएंगी। क्यों? पहले ये है, इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, फिर इसकी इमेज कहीं यहाँ बन जाएगी, बार बार ये इमेज बार बार इधर उधर बनती रहेंगी और दूर होती रहेंगी। कितनी बन जाएंगी? इन्फिनिटी। हाँ, अगर ये पैरेलल ना होके किसी एंगल पे होते, मान लो कि ये पैरेलल ना होके कुछ ऐसे होते, ठीक है, ऐसे होते, तो आपकी इमेज फिर हम निकाल पाते एक्चुअली कितनी है ना। वो वाला फॉर्मूला लगा देते ना, 360 वाला, 360/n-1, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो पैरेलल की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्फिनिटी बन जाएंगी। इसके लिए आप n की जगह क्या रख दो? पैरेलल है तो 0 रख दो, और जब 0 का भाग किसी चीज़ में लगाया जाता है तो इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी-1 भी इन्फिनिटी होता है, इसलिए इसका आंसर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये? ए प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू at 8 centimeter per second. You are able to see your image in it at what speed with your image approaching you. ओके, तो इजी क्वेश्चन है। यानी क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये कोई मिरर है, मिरर के सामने आप खड़े हैं, ठीक है, और ये जो है v वेलोसिटी से अगर आपकी तरफ आ रहा है तो जाहिर है इसमें एक इमेज भी होगी, है कि नहीं? इमेज होगी, और वो इमेज भी आपको भागती हुई नज़र आएगी। तो होता यह है कि अगर मिरर की स्पीड v है तो अंदर इसमें जो इमेज चल रही है उसकी स्पीड रिलेटिवली 2v हो जाती है। तो ये कितने से चल रहा है? यहाँ पे 8 से, है ना, और 8 × 2 कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच इज़ ऑप्शन 3। समझ गए? बस 2 भी करना होता है यार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कह रहा है ये? इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30, देन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। यदि एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर साथ आपतित होती है तो विचलन कोण क्या होगा? देखो हो क्या रहा है, ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये इसका हो गया क्या यार, रुको मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसका कलर भी बदल देता हूँ। ये इसका हो गया क्या? नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब इस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, कितने की डिग्री पे? 30 डिग्री पे, ठीक है। कायदे में उसे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो कैसी हो गई है, चलो मैं इतना हटा ही देता हूँ, ठीक है। कायदे में तो ऐसे यूँ आई है, यूँ करके जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसी चली जाएगी? ये चली जाएगी ऐसे, ठीक है। कितना एंगल बनाते हुए? 30, यानी ये 30 पे आ रही है और 30 पे ये चली जाएगी। डेविएशन किसे कहते हैं? ये जो एंगल बना है इसे डेविएशन कहते हैं। ये डेविएशन हो गया ना। कायदे में तो इसे नीचे आना चाहिए था, कायदे में तो इसे यहाँ आना चाहिए था, इस तरफ। ये सीधी आ रही है, इसे इस तरफ यूँ निकल जाना चाहिए था, लेकिन मिरर होने की वजह से ये कैसी निकल गई? इस तरफ। तो ये जो चीज़ है ये डेविएशन है, क्लियर है? इसे डेविएशन कह रहे हैं। तो अब बस ये वाला एंगल अगर आप निकाल पाएंगे तो आप निकाल पाएंगे कितने का डेविएशन हो गया है। अब देखो कैसे निकलेगा। ये 30, तो ये कितना हो गया? 60। क्यों 60 हो गया? क्योंकि ये पूरा जो है 90 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 90, ये 30 हो गया, तो ये 60 ही तो बचा। अब इधर देखो, ये 30 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30, फिर ये कितना हो जाएगा? 60। ये तो अपोजिट एंगल हो गए ना, ये वाले तो दोनों अपोजिट एंगल हो गए। अपोजिट की वजह से ये 30 तो ये 30, ये फिर से वही 60,
तो ये कितना हो गया, 60 और 60 कितना हो गया, 120। 120, तो डेविएशन कितना निकल के आया, 120। क्लियर है मामला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है, ए बॉय विद 1 मीटर हाइट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट इट्स फोकल लेंथ, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इट्स इमेज। 1 मीटर ऊंचाई का एक लड़का उत्तल दर्पण के सामने खड़ा है, दर्पण में उसकी फोकस दूरी के बराबर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। ओके, देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास जो है एक उत्तल दर्पण है, कहें तो हम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ कोई लड़का खड़ा है जो इसकी फोकल लेंथ पे 1 मीटर हाइट का, ठीक है। इसकी इमेज जो बनेगी वो कितनी ऊंचाई की होगी, कितनी मतलब हाइट की होगी, ये बताना है, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है -v/u, और यही इक्वल होता है किसके, h'/h के, यानी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, u है, हमारे पास v नहीं है अभी, फिर हम m निकाल लेंगे, और h है, h' नहीं है। तो सबसे पहले हमें v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे u कितना है, यहाँ पे u कितना है, u इक्वल टू है माइनस का f, ठीक है, क्योंकि f फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अच्छा f तो पॉजिटिव लेंगे, है ना, f को पॉजिटिव f लेंगे। क्लियर है, क्यों लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं क्या है हमारे पास करने को। तो क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, 1/f इक्वल टू 1/v, ठीक है, 1/v प्लस 1/u, u की जगह लिख रहा हूँ मैं -1/f। क्लियर है। जब ये 1/f इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/f 2/f लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, और v की जगह मैं लिख दूँ f/2, कोई प्रॉब्लम। हमारे पास v की वैल्यू आ गई f/2। क्लियर है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, v/u होता है, यानी f/2/f, u की जगह तो f रख रहे हैं हम, और देखो माइनस का b/u और माइनस, फिर से देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर गया हूँ। देखो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, माइनस का v/u, ठीक है, m इक्वल टू माइनस का f/2 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला माइनस यही है, और u की जगह क्या है, माइनस का f, माइनस से माइनस कैंसिल, f से f कैंसिल, m इक्वल टू कितना आ गया, हाफ। क्लियर है। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास m कितना आ गया, हाफ, और हम क्या जानते हैं, m इक्वल टू होता है h'/h। हमें h' निकालना है, इमेज निकालने की, हाइट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, h इंटू एम, h कितना है, सॉरी h तो दे रखा है ना, 1 मीटर इंटू m है 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, कहें तो 0.5 मीटर, h' कितना आ गया 0.5 मीटर। क्लियर है। तो वापस चलते हैं और ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास क्या है ऑप्शंस। 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे पास पेपर नहीं है, वरना और जल्दी हो जाता, ये थोड़ा डिजिटली काम चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, देन फॉर्म अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु की अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ओके, तो हमें दे रखा है h' विच इज़ 3 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट कितनी है 2, और आपको क्या दे रखा है u इक्वल टू माइनस का 16, ठीक है, u को माइनस में ही लेते हैं। अगर हम v निकाल लें तो हमारा f बड़े आराम से निकल जाएगा। हम क्या जानते हैं, m इक्वल टू होता है h'/h, और वही इक्वल होता है v/u के, क्योंकि वास्तविक है इसलिए माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस क्यों नहीं लेंगे, देखो माइनस इसलिए नहीं लेंगे, होता है माइनस के b/u, क्योंकि वास्तविक है तो माइनस v ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया ही नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना आप। और वैसे भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस में आ जानी चाहिए, है ना। अरे आप देखो यार, ऐसे समझो, इसे आप ऐसे समझो कि ये हमारा जो है क्या है,
ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इमेज जो है वो इसकी इस तरफ बनेगी ना, इस तरफ बनेगी तो माइनस में, इस तरफ की दूरियां माइनस में लेते हैं तो वी भी माइनस में और यू भी माइनस में। वो अभी सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि वी जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रखो, एच डैश कितना है 3, एच है 2, वी हमें निकालना है और यू कितना है माइनस के 16, कितना हो गया 8, वी इक्वल टू माइनस के 24, ठीक है। अरे यार ठीक है 24 हो गया। अब आगे चलते हैं, माइनस के 24, ओके। अब इधर देखिए हम क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, हम यही जानते हैं। 1/f हमें निकालना है, v कितना आ रहा था माइनस के 1/40, हाँ 24 सॉरी 24, और u था माइनस के 16, यही था। तो 1/f कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, 48, 24 दूनी 48, ठीक है। 24 2 माइनस 2 3, कितना हो जाएगा 1/f हो जाएगा माइनस के 5/48। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 का डिवाइड कर दो 48 में, 45, 3 5 6 30, माइनस के इतना सेंटीमीटर, ठीक है 9.6 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर द इमेज विल बी। देखिए एक वस्तु को अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो अगर आपको वो रे डायग्राम याद है ना, उसकी जो 6 कंडीशंस थी, अगर वो आपको याद है कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की, तो आप फटाक से इसका आंसर बता देंगे। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके ये आपका मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ओके और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई, ठीक है, और यहाँ इसका क्या है फोकल लेंथ है और यहाँ पे सी है, क्योंकि फोकल लेंथ की डिस्टेंस कितनी है 20 और वो पूरी कितनी है 40, ठीक है। डबल पे तो सी ही हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ से जो रे जाएगी वो सीधे यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और फिर कहाँ से होके निकल जाएगी, ऐप से होके, ठीक है। और दूसरी जो रे जाएगी वो ऐप से होके जाएगी और कैसे निकल जाएगी, यहाँ पे होके। तो आपको इमेज में बना रहा हूँ तो कितनी, देखो ये बन जाएगी इमेज, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बन जाएगी। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा ऑफ सेम साइज़। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, लेकिन आप कर ही सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑफ सेम साइज़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड इन केस ऑफ, यानी ये जानना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो किस किस के लिए जो है काम करते हैं। तो इसमें तो बिल्कुल पता ही है आपको, वो प्लेन मिरर के लिए भी हैं वैसे के वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए हैं, वैसे ही कॉनकेव के लिए हैं, ठीक है, तीनों के लिए हैं। अगर कोई और मिरर है तो उसके लिए भी ये काम करते ही हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, यानी ऑल ऑफ द इज आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ एफ, ए रियल ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ द पोल प्रोड्यूस एन इमेज। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, ध्रुव से एफ दूरी पर रखी वास्तविक वस्तु की एक छवि उत्पन्न होगी। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जो है वो तो फोकस पे रखा है, तो इमेज तो इसकी इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, और आपने आंसर कर दिया इन्फिनिटी को। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वाली जो नियम है फोकल पे रखो और इन्फिनिटी पे बनेगी, वो सही है किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सारी की सारी इमेजेस जो है वो फोकल पॉइंट और पोल्स के बीच में बनती हैं। आप कहीं भी रख दो वस्तु को, वो सारी की सारी इमेज कहाँ बनेंगी, फोकल पॉइंट और पोल्स के बीच में। इस वाले केस में भी देख लेते हैं, इसे फॉर्मूले से करेंगे तो आप ज़्यादा आसान रहेगा, चित्र बना के भी आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी आप जो इमेज बना के जो करते हैं उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूले से करो तो जल्दी हो जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है, केप्ट एट ए डिस्टेंस एफ, यानी हमें यू दे रखा है -f,
उसे तो माइनस में लेता ही हैं हम, और एफ़ क्योंकि कॉन्वेक्स है तो इसे प्लस में लेते हैं, इसका एफ़ उस तरफ होता है ना। अब हमें क्या निकालना है, वी, तो हम क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हम ये जानते हैं। तो 1/f की जगह तो f ही रखेंगे, v हमें निकालना है, नो प्रॉब्लम, यहाँ रखेंगे 1/f। तो 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, और 1/v इक्वल टू हो जाएगा 2/f, और v इक्वल टू हो जाएगा f/2। ठीक है, f/2, तो आंसर आ जाएगा इसका f/2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो v कहाँ जाके बन जाएगी, f/2 पे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस एन इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो m है वो होता है h'/h इक्वल टू v/u, यही होता है। तो m की वैल्यू तो इन्होंने डायरेक्ट दे दी है 1/n, और v/u की जगह पे हम v/u ही रहने देते हैं, क्योंकि u हमें निकालना है, इसलिए यहाँ से v निकाल लो आप। v कितना आ गया, हाँ v आ गया आपका u/n। ठीक है, हम क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हम यही जानते हैं ना। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f तो 1/f ही रहेगा, v की जगह पे हम क्या लिख देंगे, अभी जो हमने निकाला है u/n, देखो u/n निकाला है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, n/u, और u यहाँ पे है तो इसे माइनस में ले लेंगे, 1/u, u हमेशा माइनस में ही होता है, तो क्या आ जाएगा u n-1, और u बराबर क्या आ गया, n-1 इंटू f। अब देखते हैं ऐसा कोई भी ऑप्शन है वहाँ पे या नहीं, n-1 इंटू एफ, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो हमारा यही आ रहा है, n-1 इंटू एफ। ठीक है, ठीक है, यहाँ आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला तरीका हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का ठीक लगता है या नहीं, वरना फिर हम आपको बोर्ड पे करा दिया करेंगे, वैसे भी इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।